नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है सत्ता के प्रकार या सत्ता के स्रोत। तो सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन के समय से होती रही है, लेकिन इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी के समय से हुई है। और हम जानते हैं कि मैक्स वेबर ने इसका विस्तार पूर्वक विवेचन किया। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध की दृष्टि को देखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों और प्रकारों का विवेचन किया है। तो आइए देखते हैं सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सत्ता के मुख्य प्रकारों में पहला प्रकार परंपरागत सत्ता है। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाता है। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस प्रकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है। प्रत्यायोजन का मतलब है कि उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीन को सत्ता देना, और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी को ही इसकी समझ या इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और ये आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण होते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। तो राजा का हमेशा कहना माना जाता है। तो परंपरागत सत्ता का एक प्रतीक जो है वो राजा और प्रजा के आपस के संबंध है, क्योंकि राजा की आज्ञाओं का सदैव से पालन होता आया है, इसलिए उसकी सत्ता का हमेशा मान सम्मान बना रहता है। सत्ता का जो दूसरा प्रकार है वो बौद्धिक कानूनी या वैधानिक सत्ता है। बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता है। इसे रैशनल, लीगल और लीगल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी भी कहा जाता है। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करें कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ संबंधित है जिसे वो औचित्यपूर्ण मानते हैं, अर्थात वो मानते हैं कि सत्ता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन भौतिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित नैर्व्यक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। सत्ता का जो तीसरा रूप है वो करिश्मात्मक सत्ता है। करिश्मा से रिलेटेड है। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इसीलिए न्याय संगत मानते हैं क्योंकि उन पर वरिष्ठ अधिकारी के जो उसके व्यक्तिगत प्रभाव है, तो उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं, अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्मावादी आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्टतः मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर ये बताता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर और भंजनशील होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत और करिश्मावादी तत्वों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो संगठनात्मक सत्ता के अलग अलग प्रतिमानों को मैक्स वेबर ने बताया है। हम इस चार्ट से उसकी विवेचना कर सकते हैं। आप मैक्स वेबर के आधार पर इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए कुल मिलाकर 4 वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है सत्ता का प्रकार, दूसरा है कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार, तीसरा है सत्ता प्रयोग की प्रकारात्मक विधि, चौथा है जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञा पालक है। तो इस प्रकार 4 वर्गीकरण किए गए हैं। जहाँ तक सत्ता के प्रकार का सवाल है, तो मैक्स वेबर ने बताया है कि 3 प्रकार होते हैं: परंपरागत, बौद्धिक कानूनी और करिश्मात्मक। तो परंपरागत सत्ता के प्रकार में कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार सेवक का होता है। इसमें सत्ता प्रयोग की प्रकारात्मक विधि तदर्थ प्रत्यायोजन, यानी उस समय अधीनस्थ को सत्ता देने के आधार पर तदर्थ प्रत्यायोजन की होती है। जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञा पालक है वो नेता का व्यक्तित्व और परंपरा से चली आई प्रथाएं हैं।
तो हमने देखा कि राजतंत्र में राजा जो है वो परंपरागत सत्ता का प्रतीक है। दूसरा रूप जो मैक्स वेबर ने बताया है वो है बौद्धिक कानूनी। इसमें कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार ब्यूरो विभाग का होता है। सत्ता प्रयोग की प्रयोगात्मक विधि, प्रकारात्मक विधि बौद्धिक प्रत्यायोजन की होती है, जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञापालक है। वो कानूनी रूप से स्थापित व्यक्तिगत व्यवस्था होती है और इसमें सत्ता का प्रकार जो है वो बौद्धिक और कानूनी होता है। तीसरा प्रकार करिश्मात्मक है। इसमें कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार व्यक्तिगत कर्मचारी सेवक होते हैं। इसमें सत्ता प्रयोग की प्रकारात्मक विधि प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन नहीं होती, जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञापालक है। वो नेता का आदर्शात्मक और चमत्कारिक व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संगठनात्मक सत्ता के विभिन्न प्रतिमान जो है वो दिए गए हैं। संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं। तो क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय है। अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं। संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता है। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सत्ता है। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक तथा प्रशासनिक सत्ता है। संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक और मंडलात्मक सत्ता है तथा विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी आदि हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता के अलग अलग रूप हैं, सत्ता के प्रयोग की दृष्टि से बताए जा सकते हैं और सत्ता के इन तथाकथित रूपों में परस्पर कोई मूल अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। हमने देखा कि मैक्स वेबर ने तो बताया कि 3 तरह से परंपरागत, भौतिक और करिश्मात्मक सत्ता, और संस्थात्मक दृष्टि से भी हमने सत्ता के रूप देखे। संस्थाओं के आधार पर क्षेत्रीय यानी राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। थोड़ा ऊपर जाइए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी व्यापक संदर्भ में। संवैधानिक दृष्टि से संविधान के साधारण कानून से और अनौपचारिक रूप से सत्ता, और सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सत्ता। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता। संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक और मंडलात्मक सत्ता। विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी आदि हो सकती है। तो इस प्रकार सत्ता के ये हमने प्रकार देखे। तो हमने सत्ता क्या है ये देखा, सत्ता के प्रकार क्या हैं वो देखे। सत्ता के आधार भी महत्वपूर्ण है। हम अगले टॉपिक में सत्ता के आधारों की बात करेंगे। देखिए, मैक्स वेबर ने, मेरी पार्कर फॉलेट ने और चेस्टर बर्नार्ड, इन तीनों विद्वानों ने सत्ता पालन के जो है उसके सत्ता के बारे में विचार तो व्यक्त की हैं, लेकिन हर्बर्ट साइमन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट साइमन ने सत्ता क्यों पालन की जाए इसके 4 मुख्य आधार बताए हैं। तो हम अगले टॉपिक में इसके 4 आधार देखेंगे। वैसे छोटे रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि कोई सत्ता का जो प्रयोग आधार है वो क्या है, क्यों कोई सत्ता को मानता है। तो उसने 4 प्रकार बताए हैं कि विश्वास के कारण मानता है, क्योंकि विश्वास सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार है। एकरूपता के कारण माना जाता है, ये मानव स्वभाव है कि जो वो परामर्श, सुझावों और आदेशों को महत्व देता है। दबाव के कारण भी सत्ता को माना जाता है, कभी कभी दबाव के कारण भी सत्ता का पालन किया जाता है। वैधानिकता, क्योंकि कानून में लिखा है इसलिए सत्ता का पालन किया जाता है। तो ये सभी तत्व जो है सत्ता पालन के मिले जुले आधारों के रूप में काम करते हैं। कभी विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है तो कभी दबाव बन जाता है, कभी व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रतीक का प्रमाण होता है। तो ये सब आधार हैं जो कि हम अगले टॉपिक में सत्ता के आधारों की विवेचना करेंगे। और उसके बाद जो है सत्ता की सीमाएं हैं वो भी हम देखेंगे। सत्ता की सीमाओं को भी हम देख सकते हैं। सत्ता की सीमाएं जो है वो बताई गई कि प्राकृतिक सीमा होती है, क्योंकि संविधान में ही मूल अधिकारों का उल्लेख न हो, किसी भी राज्य व्यवस्था में अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को अपनी सामान्य जो अधिकार है उससे वंचित करते। तो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। नैतिक, धार्मिक विश्वास होते हैं सत्ता के। संस्कृति भी एक सीमा होती है। संविधान, नियम, उपनियम भी एक सीमा होती है। आर्थिक सीमाएं भी होती हैं और अधीनस्थों की क्षमताएं भी सीमाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सीमाएं बन सकती हैं। तो इस प्रकार सत्ता की कुछ सीमाएं हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था में उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं और सत्ता की सीमाएं भी होती हैं। तो हमने देखा जो सत्ता का जो टॉपिक है
उसमें सत्ता का अर्थ और परिभाषा देखा। फिर हमने सत्ता की प्रकृति देखी, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत होते हैं। फिर सत्ता के स्रोत के 4 प्रकार देखे, परंपरागत, भौतिक, करिश्मात्मक सत्ता, ये हमने 3 मुख्य प्रकार इसके देखे। फिर हम हर्बर्ट साइमन के अनुसार सत्ता के आधार देखते हैं, विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता, ये सत्ता के आधार हैं। और फिर सत्ता की सीमाएं हैं, जो कि प्राकृतिक सीमा, नैतिक धार्मिक विश्वास, संस्कृति, संविधान, नियम उपनियम, आर्थिक सीमाएं, अधीनस्थों की क्षमताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सत्ता की सीमाएं हैं। तो ये टॉपिक है, इसको आप तैयार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।